गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो कवर किया था वो कवर किया था राजस्थान की लघु चित्रकला श्रेणियां। 4 श्रेणियां हैं। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जयपुर या ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, और चौथी थी हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो आज की क्लास के अंदर हम मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है इसको कवर करने वाले हैं। इसके अंदर मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली, इन 5 शैलियों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहली स्कूल है उसका नाम है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में टोटल हमको 5 शैलियां पढ़नी है। पांचों शैलियों में से जो सबसे पहली शैली है वो है मेवाड़, या इसी को कह दिया जाता है उदयपुर शैली। ठीक है, पांचों शैलियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, वो सब मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूं। तो आप ये सारी शैलियां चाहे तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर बात की जाए मेवाड़ या उदयपुर शैली की तो इसकी प्रमुख प्रमुख बातें क्या क्या हो जाएगी। तो देखो, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि यह राजस्थानी चित्रकला की, यह राजस्थानी चित्रकला की प्रथम व सबसे प्राचीन शैली है। प्रथम व सबसे प्राचीन, प्रथम व सबसे प्राचीन शैली है। तो राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली कौन सी हो गई? सबसे प्राचीन या प्रथम शैली हो गई मेवाड़ या उदयपुरी शैली। ठीक है, दूसरी बात क्या है आपको ध्यान में रखनी है कि इसका प्रारंभ कब हुआ है। मेवाड़ या उदयपुरी शैली का प्रारंभ कब हुआ है? तो इसका जो प्रारंभ है वो हुआ है 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में कौन सी शैली से? तो ये भी ध्यान रख लेना, अपभ्रंश शैली से। कौन सी शैली से? अपभ्रंश शैली से। अपभ्रंश शैली से इसका प्रारंभ माना गया है। कौन से काल में माना गया है? 12वीं शताब्दी में माना गया है। और क्या आपको बात ध्यान में रखनी है, और आपको इस मेवाड़ या उदयपुर शैली के उपनाम भी ध्यान में रखने हैं। मेवाड़ या उदयपुर शैली के उपनामों की अगर बात की जाए तो इसे गुजराती शैली, गुजराती शैली, जैन शैली, पश्चिमी शैली, पश्चिमी शैली, या इसे अपभ्रंश शैली भी कह दिया जाता है। तो ये सब इसके क्या हो गए? उपनाम हो गए। उपनामों के बाद में देखो, अगर बात की जाए तो मेवाड़ या उदयपुर शैली के जो प्रारंभिक चित्र है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये जो मेवाड़ी शैली है, मेवाड़ी शैली कह दो, उदयपुरी शैली कह दो, एक ही बात है। मेवाड़ी शैली के प्रारंभिक चित्र, मेवाड़ी शैली के प्रारंभिक चित्र जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। फटाफट नोट डाउन करो इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। नेक्स्ट देखो, अगर बात की जाए तो मेवाड़ी या उदयपुरी शैली का प्रथम चित्र, नेक्स्ट हमको बात करनी है मेवाड़ या उदयपुर शैली का प्रथम चित्र या प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो उसके लिए ध्यान रख लेना, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो पहला ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो ग्रंथ है ये मारवाड़ या उदयपुर शैली का प्रथम चित्र है। इसका क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है
ये 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि इसमें मुख्यतः आपको 3 तरह के चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक चित्र जो मिलते हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड मिलते हैं। इसके अलावा लोक जीवन, आम लोगों का जैसा जीवन है उसके भी हमें चित्र देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा प्राकृतिक चित्र भी इस ग्रंथ के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसके चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार है कमल चंद्र। इसके चित्रकार कौन है? कमल चंद्र। ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शासक, किसके शासन काल में यह चित्र बनाया गया? तो इस वक्त शासक थे महाराणा तेज सिंह। महाराणा तेज सिंह मेवाड़ के शासक थे, तो इनके शासन काल के अंदर यह ग्रंथ जो है वो चित्रित किया गया। और एक बात और ध्यान रख लेना कि यह चित्र ताड़ के पत्रों पर बनाया गया। किस पर बनाया गया? ताड़ के पत्तों पर बनाया गया, जिसमें जैन धर्म से संबंधित चित्र है। जिसमें जैन धर्म से संबंधित चित्र है। जैन धर्म से संबंधित चित्र है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसके बारे में ये पूरी जानकारी है। पॉज करके फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है कि मेवाड़ी शैली जो है या उदयपुरी शैली जो है, इसका स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ या उदयपुर शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ या उदयपुरी शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराणा जगत सिंह सेकंड का काल कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण काल किसका काल हो जाएगा? महाराणा जगत सिंह सेकंड का काल। जगत सिंह सेकंड का काल। ध्यान रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ या उदयपुर शैली का स्वर्ण काल, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड का काल वो क्या कहलाता है? वो मेवाड़ या उदयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। क्यों कहा जाता है महाराणा जगत सिंह के काल को? तो देखो, महाराणा जगत सिंह जो थे, इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण दिया। चित्रकला के लिए इन्होंने एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की। उदयपुर के अंदर इस विभाग की स्थापना की, जो राजस्थान का चित्रकारिता का पहला विभाग माना जाता है। इस विभाग की जो स्थापना की, उस विभाग का नाम भी आपको याद रखना है। उस विभाग को कहा जाता है चितेरों की ओवरी, या उसी को कह दिया जाता है तस्वीरारों कारखानों। तो किसने स्थापना करी है? जगत सिंह सेकंड ने। तो फटाफट इनके बारे में, जगत सिंह के बारे में लिख डालो कि जगत सिंह जो है, इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण दिया। चित्रकारों को संरक्षण दिया। इन्होंने चित्रकला के स्वतंत्र विभाग की स्थापना की। इन्होंने चित्रकला के स्वतंत्र विभाग की उदयपुर में स्थापना की। उदयपुर में स्थापना की, जिसे तस्वीरारों कारखानों, तस्वीरारों कारखानों, तस्वीरारों कारखानों या चितेरों री ओरी कहा जाता है। चितेरों री ओरी कहा जाता है। ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। कहां पर इसकी स्थापना की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है उदयपुर में। ध्यान रख लेना, तस्वीरारों कारखानों या चितेरोरी ओवरी, इसकी स्थापना किसने करी है? तो इसकी स्थापना जो है वो जगत सिंह फर्स्ट ने करी है। इसके अलावा और देखो, और क्या बात ध्यान में रखनी है जगत सिंह के बारे में? तो एक बात और ध्यान में रख लेना कि जगत सिंह के काल में मेवाड़ी शैली के सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए हैं। ठीक है, जगत सिंह सेकंड के
काल में मेवाड़ी शैली के सर्वाधिक चित्र बनाए गए, सर्वाधिक चित्र बनाए गए। तो ध्यान रखना, स्वर्णकाल, सर्वाधिक चित्र, चित्तेरोरी ओवरी, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो चित्तेरोरी ओवरी है या स्वतंत्र विभाग की स्थापना की, ये राजस्थान का, यह राजस्थान का प्रथम चित्रकला विभाग माना जाता है, चित्रकला विभाग माना जाता है। ये भी बात थोड़ी सी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेवाड़ या उदयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मुगल शैली का प्रभाव। मुगल शैली का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुगल शैली का प्रभाव तो मेवाड़ या उदयपुरी शैली जो हम पढ़ रहे हैं पहली पहली, उसके ऊपर मुगल शैली का प्रभाव। तो देखो, मेवाड़ शैली पर, मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल में पड़ा। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल में पड़ा। ये देखो, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट थे, इन्होंने मुगलों की अधीनता मानी थी। 1615 के अंदर अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच में संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि। तो मुगलों की अधीनता मानने वाले पहले शासक कौन हो गए? अमर सिंह फर्स्ट हो गए। तो अमर सिंह फर्स्ट के काल में ही जो मेवाड़ी शैली या उदयपुरी शैली है उस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। दूसरा हमें बात करना है कि कंपनी शैली का प्रभाव। इस मेवाड़ी या उदयपुरी शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव कब पड़ा? कंपनी शैली का प्रभाव तो मेवाड़ी या उदयपुर शैली पर, इस शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव, कंपनी शैली का प्रभाव महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह, भीम सिंह के काल में पड़ा। भीम सिंह के काल में पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि यह जो महाराणा भीम सिंह है, इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी, यानी कि अंग्रेजों की अधीनता मान ली थी। तो इसीलिए मुगल जो मेवाड़ शैली है या उदयपुरी शैली है उस पर कंपनी शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। एक बात और यहां पर ध्यान रख लेना, कंपनी शैली को, कंपनी शैली को, कंपनी शैली को ईस्ट इंडिया कंपनी शैली, ईस्ट इंडिया कंपनी शैली या इसी को ही यूरोपियन शैली, यूरोपियन शैली या इसी को ही अंग्रेज शैली कह दिया जाता है, या इसी को क्या कह दिया जाता है? अंग्रेज शैली कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि मेवाड़ी या उदयपुरी शैली के ऊपर मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा और कंपनी शैली का प्रभाव इसके ऊपर कब पड़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेवाड़ और उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेवाड़ व उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। क्या हो जाएगी भाई मेवाड़ और उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं? तो देखो, पहली विशेषता हो जाएगी लाल प्लस पीले रंग की प्रधानता, पीले रंग की प्रधानता। दूसरा,
कदम्ब के वृक्षों की प्रधानता, ये सब पूछे जाते हैं, फालतू नहीं लिखवा रहा हूं मैं। कदम्ब के वृक्षों की प्रधानता, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि मेवाड़ मुगल शैली या मेवाड़ उदयपुर शैली के अंदर किन वृक्षों की प्रधानता है? तो कदम्ब के वृक्षों की प्रधानता है। इसके अलावा प्राकृतिक दृश्य, छोटा कद, गोरा रंग तथा मेवाड़ी पगड़ी का भी चित्रण किया गया है। मेवाड़ी पगड़ी का चित्रण भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ध्यान रख लेना कि कलीला दमना, कलील दमना क्या है भाई? कलील दमना तो देखो एक बहुत ही फेमस कहानी की किताब है जिसको कहा जाता है पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियां, और इस पंचतंत्र की कहानियां के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, तो ये जो पंचतंत्र की कहानियां हैं इसी का ही फारसी में अनुवाद हुआ कलीला दमना के नाम से। ठीक है, तो इसी कलीला दमना का जो चित्रण है वो किस में हुआ है? मेवाड़ी शैली में हुआ है। मेवाड़ी शैली में हुआ है। अच्छा, एक बात और यहां पर ध्यान रख लेना कि मेवाड़ी शैली में सर्वाधिक चित्र किसके शासनकाल में बने? वो तो हमने बात कर ली जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में। एक बात और यहां पर ध्यान में रखनी है कि मेवाड़ी शैली जो है इसके सर्वाधिक चित्र किस ग्रंथ पर बने हैं? तो गीत गोविंद पर बने हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मेवाड़ी शैली के सर्वाधिक चित्र गीत गोविंद ग्रंथ पर बने हैं। गीत गोविंद ग्रंथ पर बने हैं। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। तो ये क्या हो गई? मेवाड़ या उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब हम बात करेंगे मेवाड़ या उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रों की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेवाड़ या इसी को कह देंगे उदयपुर शैली के प्रमुख चित्र। मेवाड़ या उदयपुर शैली के प्रमुख चित्र, 3 चित्र आपको ध्यान में रखने हैं। पहला जो चित्र है वो है महाराणा प्रताप का चित्र। महाराणा प्रताप का चित्र, महाराणा प्रताप का चित्र। अच्छा, महाराणा प्रताप का चित्र किसने बनाया? तो राजा रवि वर्मा ने बनाया। महाराणा प्रताप का चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा द्वारा। राजा रवि वर्मा द्वारा ये बनाया गया। अच्छा, राजा रवि वर्मा के बारे में 2-4 बातें ध्यान रख लो कि राजा रवि वर्मा केरल के निवासी थे। केरल के निवासी थे। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि इन्हें मतलब राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। शुरू में ही लिखवाया था मैंने, तो ध्यान रख लेना। भारतीय चित्रकला का जनक पूछे तो राजा रवि वर्मा, और राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछे तो हो जाएंगे महाराणा कुंभा। चाहो तो यहीं पर आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट चित्र हो गया महाराणा प्रताप का चित्र। दूसरा जो चित्र आपको ध्यान में रखना है वो है मुरली मनोहर का चित्र। दूसरा चित्र कौन सा हो जाएगा? मुरली मनोहर का चित्र। मुरली मनोहर का चित्र। मुरली मनोहर का जो चित्र है इसके चित्रकार कौन है? तो चित्रकार ध्यान में रख लेना नरोत्तम। इसके चित्रकार कौन है? नरोत्तम। इसके चित्रकार हो गए नरोत्तम।
और क्या ध्यान रखनी है बात मुरली मनोहर के चित्र की? तो दूसरी बात यह ध्यान रख लेना कि इसे मेवाड़ी शैली में मोनालिसा के समान माना गया है। मोनालिसा के समान माना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। मुरली मनोहर का चित्रकार हो गए नरोत्तम, और मेवाड़ी शैली में से मोनालिसा के समान माना गया। किसको? मुरली मनोहर के चित्र को। फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैनाचार्य हीरानंद। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा जैनाचार्य हीरानंद। जैनाचार्य हीरानंद, मेन बात क्या हो जाएगी? इन्हें महाराणा कुंभा कौन? राजस्थानी चित्रकारिता का जनक। तो इन्हें महाराणा कुंभा का चित्रकारिता का गुरु माना जाता है। महाराणा कुंभा का चित्रकारिता का गुरु माना जाता है। किसको माना जाता है? हीरानंद जी को। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? दूसरी बात ध्यान रखनी है कि हीरानंद ने महाराणा मोकल के काल में 1243 ईस्वी में सुपनार चरियम, या इसी को ही कह दिया जाता है या सुपार्श्वनाथ चरितम ग्रंथ चित्रित किया। कहां पर चित्रित किया? तो ध्यान रख लेना, सिरोही, दिलवाड़ा सिरोही में इसको चित्रित किया। ठीक है, यह ग्रंथ वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान आप रख लेना जैनाचार्य हीरानंद के बारे में। ये मेन इनकी बातें हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेवाड़ी या उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेवाड़ी या उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हो जाएंगे भाई? तो देखो, पहला तो ध्यान रख लेना कमल चंद्र। दूसरे ये हीरानंद जी, लिख लो नाम, कमल चंद्र, हीरानंद, धनराज कृपाराम, उमरा। ये उमरा जो है वो भी यही का है। इसके अलावा जयनाथ के अलावा मनोहर, और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रख लेना साहिबुद्दीन। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन हो गया? साहिबुद्दीन। तो ये सारे कौन हो गए? मेवाड़ी या उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हो गए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इसको। तो इसी के साथ में जो हमारी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, उसमें जो पहला पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पहली शैली हमने कंप्लीट कर ली है, जिसे मेवाड़ी या उदयपुरी शैली कहा जाता है। दूसरी शैली की अब हम बात करेंगे जो है चावंड शैली। तो नेक्स्ट शैली कौन सी हो जाएगी? सेकंड नंबर चावंड शैली।
सेकंड नंबर शैली हो जाएगी चावंड शैली। चावंड शैली। अच्छा, चावंड शैली की मेन मेन बातें क्या हो गई? तो इसका विकास चावंड, और चावंड कहां पड़ता है? उदयपुर में हुआ। ठीक है, चावंड क्या है? तो चावंड जो है वो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। ठीक है, महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया लूणा चावंडिया को मारकर चावंड जीता तथा इसे 1585 में अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, महाराणा प्रताप ने चावंड में 5 महल बनाए और इन्हीं महलों पर चावंड शैली के चित्र बने हुए हैं। तो और क्या ध्यान रखना है? और ध्यान में रखना है कि महाराणा प्रताप ने चावंड शैली ने चावंड में 5 महल बनाए, जिनमें चावंड शैली के चित्र हैं। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो चावंड शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ है? तो चावंड शैली का जो प्रारंभ है वो महाराणा प्रताप के समय हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान में रखनी है, चावंड शैली का स्वर्णकाल। चावंड शैली का जो स्वर्णकाल है वो कहा गया है महाराणा अमर सिंह के काल को। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल को। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और क्या बात करनी है? तो और बात करेंगे प्रमुख चित्रकार। ये जो चावंड शैली है, इस चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकार में केवल एक ही चित्रकार है जिसके नाम का उल्लेख है, और वो चित्रकार है निसारुद्दीन। ठीक है, तो वो चित्रकार कौन हो गया? निसारुद्दीन। एक ही चित्रकार का उल्लेख किया गया है। अच्छा, ये जो निसारुद्दीन है, इसने एक चावंड शैली में रागमाला सेट तैयार किया है, जो पूरी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का सबसे बड़ा चित्रित सेट है या चित्रित ग्रंथ है। ये थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान में रख लेना। निसारुद्दीन के बारे में मेन बात क्या ध्यान में रखनी है? निसारुद्दीन के बारे में ध्यान में रखना, इसने चावंड शैली में रागमाला सेट तैयार किया, जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का सबसे बड़ा चित्रित सेट है। तो ये बात किसकी हो गई? चावंड शैली की। चावंड शैली के बाद में हम बात करेंगे देवगढ़ शैली की। फटाफट नोट डाउन करो इसको। चावंड शैली के बाद में नेक्स्ट है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली की मेन बातें क्या हो जाएगी साहब? तो देखो, पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि देवगढ़ जो था ये ठिकाना था। ठीक है, देवगढ़ मेवाड़ राज्य का ठिकाना था।
जो वर्तमान में राजसमंद जिले में पड़ता है। वर्तमान में कहां पड़ता है? राजसमंद जिले में पड़ता है। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है? ये देवगढ़ ठिकाना जो है, ये देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने करी है? तो ध्यान रख लेना, कृष्णदास चुंडावत ने। ठीक है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं कि 1680 में महाराणा जय सिंह के काल में कृष्णदास चुंडावत द्वारा इस ठिकाना मतलब देवगढ़ ठिकाना, इस ठिकाने की स्थापना की गई। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और ध्यान में रख लेना कि ये देवगढ़ शैली का प्रारंभ भी किसके द्वारा किया गया है? कृष्णदास चुंडावत के द्वारा। तो देवगढ़ शैली का प्रारंभकर्ता कौन है? कृष्णदास चुंडावत। ठीक है। और क्या बात ध्यान में रखनी है देवगढ़ शैली की? तो ध्यान में रख लेना भाई कि ये जो देवगढ़ शैली है, इसमें जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार, देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार, देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, उसके लिए कोड याद कर लेना, बीबी कैसी। ठीक है। तो देखो, बी से हो गया बगता, बी से हो गया बैजनाथ, के से हो गया केवला, और सी से हो गया चोखा। सी से कौन हो गया? चोखा। ये प्रमुख चित्रकार है। ठीक है। और देखो, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो देवगढ़ ठिकाना है, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना कौन कर रहा है? कृष्णदास चुंडावत कर रहा है। ठीक है। तो ये जो देवगढ़ ठिकाना है, इस देवगढ़ ठिकाने में 2 महल है। देवगढ़ ठिकाने में कितने महल है? 2 महल है। एक का तो नाम है महल का अंजीरी महल, और दूसरे महल का नाम है मोती महल। पहले ठिकाने का नाम है अंजारी महल और दूसरे महल का नाम है मोती महल। ठीक है। तो ये जो अंजारी महल और मोती महल के अंदर जो चित्रकारिता की गई है, वही चित्रकारिता कौन सी शैली की है? देवगढ़ शैली की है। तो थोड़ा सा इसको भी बना लेना, लिख लेना, ऐसे बना लेना, देवगढ़ ठिकाना, मोती महल, अंजारी महल, और लिख लेना कि इसके अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो देवगढ़ शैली के चित्र हैं। और एक बात और ध्यान में रख लेना देवगढ़ शैली के बारे में, कि देवगढ़ शैली को प्रसिद्ध कराने का जो श्रेय है या प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, वो दिया जाता है श्रीधर अघारे को। किसको दिया जाता है? श्रीधर अघारे को। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान रख लेना, श्रीधर अघारे। तो ये मेन बात हो गई देवगढ़ शैली से रिलेटेड। फटाफट नोट करो। हाँ, तो नेक्स्ट है नाथद्वारा शैली। तो नेक्स्ट हो जाएगी नाथद्वारा, या इसी को कह दिया जाता है हवेली शैली। नाथद्वारा शैली कह दो, या इसी को क्या कह दो? हवेली शैली। ठीक है। अगर बात की जाए इसका प्रारंभकर्ता या इसका स्वर्णकाल,
तो दोनों एक ही व्यक्ति का काल है और वो है महाराणा राज सिंह का काल। महाराणा राज सिंह का काल। तो नाथ द्वारा शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ है? राज सिंह के समय। और नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल भी किसके समय रहा है? महाराणा राज सिंह का काल ही रहा है। और क्या बात ध्यान रखनी है? और बात ये ध्यान रखनी है कि इस शैली का प्रारंभ श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना के साथ हुआ। अब ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लो। देखो, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर, ये जो श्रीनाथ जी मंदिर है, इसकी स्थापना कब हो रही है? श्रीनाथ जी मंदिर की जो स्थापना है ये हो रही है 1671-72 में। ठीक है, किसके द्वारा हो रही है? शासनकाल किसका है? इस वक्त जो शासनकाल है वो है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में वल्लभ संप्रदाय के द्वारा, वल्लभ संप्रदाय द्वारा इसकी स्थापना हुई है। पूरी कहानी मैं बता चुका हूं। औरंगजेब का बनारस फरमान कैसे भागे, राज सिंह ने शरण दी, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर मैंने मंदिर वगैरह करवाए हैं, तो वहां जाकर आप देख सकते हो। यहाँ मैं मेन बातें बताऊंगा आपको। और क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। कृष्ण के बाल रूप, लड्डू गोपाल की पूजा होती है, बाल रूप की पूजा होती है। और क्या बात में ध्यान रखनी है? तो एक बात और ध्यान रख लेना, यह है राजस्थान का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर है। ठीक है, फटाफट उतारो, उसको नोट डाउन करो। एक चीज और लिख लेना, कहां है ये? तो ये है सियाड़ गांव। सियाड़ गांव, और इसी सियाड़ गांव को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नाथ द्वारा के नाम से। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? नाथ द्वारा कहते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना आप लोग। अब हम बात करेंगे नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषताएं। नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी भाई? तो पहली विशेषता ध्यान रख लेना, इस शैली पर, यानी कि नाथ द्वारा शैली पर, इस शैली पर ब्रज शैली तथा मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ा। मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ा। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए गए। कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए गए। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर, माता यशोदा। अब कृष्ण लीलाओं के चित्र है तो कृष्ण के जन्म से रिलेटेड होंगे, तो इसमें माता यशोदा तथा कृष्ण जन्माष्टमी का चित्रण मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी का चित्रण मिलता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इसमें अन्नकूट महोत्सव का भी चित्रण मिलता है। अन्नकूट महोत्सव बता चुका हूं, चावल की लूट होती है भीलों द्वारा, पूरी कहानी बता चुका हूं, मंदिरों में जाके देख सकते हो। अन्नकूट महोत्सव का चित्रण मिलता है। प्रकृति
प्लस प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण, प्रकृति प्लस प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण, वो भी इसमें देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, एकदम से ध्यान रख लेना, सांझी व पिछवाइयों का चित्रण, सांझी व पिछवाइयों, पिछवाइयों का चित्रण। अच्छा, कोई बता सकता है सांझी क्या है, पिछवाइयां क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सांझी कौन है, पिछवाइयां किसे कहा गया है? तो ध्यान रख लेना, सांझी का तो मतलब हो गया माता पार्वती, सांझी मतलब माता पार्वती। और पिछवाइयां, पिछवाइयां मतलब जो चीज पीछे होती है, यानी कि मूर्ति के पीछे, मूर्ति के पीछे स्थित पर्दे, पीछे स्थित पर्दे। जैसे मंदिर में कोई मूर्ति लगी रहती है, उस मूर्ति के पीछे जो पर्दा होता है, उस पर्दे पे जो चित्रण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। तो पिछवाइयां और सांझी का चित्रण किसमें देखने को मिल रहा है? नाथद्वारा शैली देखने को मिल रहा है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लाइन है, बार बार कह रहा हूं, याद कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है विशेषता में? पुजारी व गुसाइयों का चित्रण, पुजारी व गुसाइयों का चित्रण, ये भी किसमें देखने को मिलता है? नाथद्वारा शैली में देखने को मिलता है। और क्या ध्यान रखना है? केले के वृक्षों की प्रधानता, केले के वृक्षों की प्रधानता, ये जो शैली है इसमें केले के वृक्ष ज्यादा दिखाए गए हैं। आंखों का चित्रण, आंखों का चित्रण, तो बताओ भाई नाथद्वारा शैली में आंखें किसके समान बताई गई है? शुरू शुरू में लिखवाया था मैंने। तो नाथद्वारा शैली में जो आंखें हैं वो गाय व हिरण के समान, गाय व हिरण के समान नेत्र, ध्यान में रख लेना। फिर बात की जाएगी मुख्य कलाकार या मुख्य चित्रकार। नाथद्वारा शैली के मुख्य चित्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? तो ध्यान रख लेना, चित्रकारों में भी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है कमला व इलायची। कमला व इलायची कौन है? महिला चित्रकार। देखो, राजस्थान चित्रकारिता की जितनी भी शैलियां हैं उनमें से केवल 2 शैली ऐसी है जिनमें महिला चित्रकारों के नामों का उल्लेख है। एक शैली तो हम पढ़ ही रहे हैं, नाथद्वारा शैली, और दूसरी शैली है अजमेर शैली। तो राजस्थान की चित्रकला की केवल 2 शैलियां, नाथद्वारा शैली और अजमेर शैली, इन 2 शैलियों में ही महिला चित्रकारों का उल्लेख है। इसके अलावा किसी शैली में भी महिला चित्रकार नहीं है, ध्यान में रख लेना। तो कमला और इलायची कौन होगी? ये महिला चित्रकार हो गई। देव कृष्ण, रामालिंग, चतुर्भुज, ये सब कौन है? ये सब नाथद्वारा शैली के चित्रकार है। नारायण और घासीराम, नारायण के अलावा और कौन सा हो गया? घासीराम। तो ये प्रमुख प्रमुख चित्रकार हो गए कौन सी शैली के? नाथद्वारा शैली के, या नाथद्वारा शैली को हवेली शैली भी बोल दिया जाता है। सांझी पिछवाइयां ध्यान रख लेना, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट जो है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की लास्ट जो शैली है वो है शाहपुरा शैली। तो लास्ट शैली कौन सी हो गई? शाहपुरा शैली। लास्ट शैली हो जाएगी शाहपुरा शैली। शाहपुरा शैली की 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि यह शाहपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में विकसित हुई। तो कहां की शैली है? भीलवाड़ा की। शाहजहां के काल में विकसित हुई। शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां के काल में विकसित हुई है ये।
और क्या ध्यान में रखना है, और ध्यान रख लेना विषय। इसमें विषय क्या है, तो फड़ का चित्रण, फड़ का चित्रण। फड़ अगर मैं सब बता चुका हूं आपको, देवी देवताओं से रिलेटेड होती है फड़, जिसमें देवताओं के जीवन की सारी घटनाएं दी हुई होती है, भूपों के द्वारा गाया जाता है, सारा मैं फड़ के बारे में बता चुका हूं। तो इसमें विषय क्या हो गया, फड़ का चित्रण हो गया। और एक बात और ध्यान रख लेना कि जो है शाहपुरा, शाहपुरा का जोशी परिवार, यहाँ का, यहाँ मतलब शाहपुरा, यहाँ का जोशी परिवार, जोशी परिवार इस शैली में निपुण है, इस शैली में निपुण है, मतलब कि फड़ बनाने में निपुण है, फड़ में चित्रकारी करने में निपुण है। कौन सा परिवार, जोशी परिवार। ठीक है, शाहपुरा शैली के बारे में बस आपको ये 4 बातें ही ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में जो हमारी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो पूरी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ढूढ़ाड़ पेंटिंग्स या कोई मारवाड़ पेंटिंग्स लेंगे। ठीक है, या तो ढूढ़ाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, रिवीजन पे फोकस रखिए। ठीक है, और अगर आप बार बार रिवीजन करोगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। देखो, जो सफल होने वाला बच्चा होता है वो बार बार रिवीजन करता है, तो जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन लेने का चांस बढ़ जाएगा। ओके जी, बाय बाय।